नमस्कार। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट जीएस के प्रश्नों के बारे में। आपको पता है एसएससी एमटीएस का जो पेपर है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन 17 तारीख को आपका कोई भी पेपर एमटीएस का नहीं था। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं ये वो प्रश्न होंगे जो आपके एमटीएस के पेपर में छपने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो यहाँ पर टैगलाइन आप देख भी सकते हैं, लिखा है इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एमटीएस में ऐसे ही प्रश्नों की भरमार है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? जीका, कैंसर, वर्णांधता, ज्वर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? आनुवांशिक का मतलब होता है जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। ठीक है, तो कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता। कौन सा रोग आनुवांशिक है? ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? हवा के वेग को मापने के लिए, दूध में पानी की मिलावट जांचने के लिए, बुखार मापने के लिए, मोटर गाड़ियों का वेग मापने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुखार मापने के लिए। दूध में पानी की मिलावट जांचने के लिए उपयोग में लिया जाता है लैक्टोमीटर, और बुखार मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर का। यानी कि प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय बल पर, पास्कल के सिद्धांत पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल पर। देखो, अभिकेंद्रीय और एक अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय का मतलब होता है कि जो बल केंद्र की ओर लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय, और जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसको बोला जाता है अपकेंद्रीय। तो आपकी जो कपड़ा सुखाने की मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुश्ती, भाला फेंक, भारोत्तोलन, या फिर धावक। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन। मीराबाई चानू का संबंध भी किससे है? भारोत्तोलन से। और कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू का संबंध भी भारोत्तोलन, और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भी है आपके भारोत्तोलन से। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। इस फैक्ट को भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, जंग किसका उदाहरण है? मिश्रण का, मिश्र धातु का, यौगिक का, तत्व का। जंग किसका मिश्रण उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यौगिक का। जंग किसका उदाहरण है? आपके यौगिक का। अगला प्रश्न है, ग्रह किस कारण चमकीले दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, TIR के कारण, या फिर परिकिरण के कारण। ग्रह किस कारण चमकीले दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, परावर्तन के कारण। ग्रह किस कारण चमकीले दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका वित्त मंत्री। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है वर्तमान वित्त मंत्री। ठीक है, निर्मला सीतारमण। इस बात को भी आप जरूर याद रखें।
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। जीएसटी की शुरुआत हुई थी 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। इस फैक्ट को भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1952। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में जो योजना आयोग है उसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अंतिम अध्यक्ष कौन था? आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, इस बात को भी आप जरूर याद रखें। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है? नीति आयोग। इस बात को भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, J.S. केन्स को, मार्शल को, रैगनर फ्रिश को। अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थशास्त्र का जनक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? लोहरदगा, खेतड़ी, कलोल, जावर। देखो, जावर जो खान है वो है आपके सीसा जस्ता की, खेतड़ी जो है वो है आपके तांबा की। तो निम्न में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? ऑप्शन नंबर 1 लोहरदगा। लोहरदगा आपके बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी बिल्कुल सुमेलित है, बोकारो रूस बिल्कुल सुमेलित है, दुर्गापुर स्पेन, भिलाई रूस ये भी आपका सुमेलित है। तो दुर्गापुर स्पेन ये आपका सुमेलित नहीं है। दुर्गापुर स्पेन की सहायता से न लगाकर ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। इस बात को आप जरूर नोट करें। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया, बोकारो रूस की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, और दुर्गापुर आपके किसकी सहायता से लगाया गया? ब्रिटेन की सहायता से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी काराकोरम दर्रा। ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किस में है? सिक्किम में। इस बात को भी आप याद रखें। तो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? सोन नदी, भद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, कावेरी नदी। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। इस बात को आप जरूर याद रखें। तो चित्रकूट जलप्रपात का संबंध है इंद्रावती नदी से। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? त्रिरत्न, अष्टप्रधान, अष्टमार्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके अष्टप्रधान। शिवाजी का जो मंत्री परिषद है उसको बोला जाता था अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? न्याय को, सेना को, राजस्व को, दान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कि मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेना को। यानी जो सेना का रखरखाव है वो किसके अंदर आता था? मीर बख्शी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक में नहीं मिला है? कर्नाटक से नहीं मिला। मास्की, उदेगोलन, निट्टूर या फिर गुर्जरा। निट्टूर है ये। ठीक है, निट्टूर। तो प्रश्न है कि मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी गुर्जरा।
गुर्जरा जो है कर्नाटक से ना मिलकर कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। इस फैक्ट को भी आप जरूर याद रखें। मौर्य सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला? गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ से मिला है? आपके मध्य प्रदेश से। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कौन सी ऐसी नर्तकी है जो राज्यसभा में नामित हुई? सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, राधा रेड्डी, वैजंती माला। इसको लगाओ आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सी ऐसी नर्तकी है जो राज्यसभा में नामित हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। और रुक्मणी देवी का संबंध आपके किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप जरूर याद रखें कि ऐसी कौन सी नर्तकी है जो राज्यसभा में नामित हुई? रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस मनाया जाता है? 3 मई को, 21 मई को, 22 मई को, 21 जून को। तो देखो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। 22 मई को मनाया जाता है आपके जो वो है ना, 22 मई को क्या मनाया जाता है आपका? कमेंट में बताएं कि 22 मई को आपका क्या मनाया जाता है। मेरे माइंड से इस समय पर स्लिप हो गया कि 22 सॉरी याद आ गया मेरे, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 21 मई को मनाया जाता है आपके आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। तो एक ही ऑप्शन आपके पास में बचता है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 3 मई को। अगला प्रश्न है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? थांगटा, लोसर, मानच, चेराव। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, चेराव कहा जाता है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को। अगला प्रश्न है, पासी गोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम। पासी गोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का। पासी गोंग की किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय